अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू काम कहानी द पॉडकास्ट फॉर द करियर क्यूरियस। आज हमारे साथ मौजूद हैं बख्त मोहम्मद। बख्त इज़ एन इंटरनेशनल MMA चैम्पियन, एन एंटरप्रेन्योर एंड ए डेडिकेटेड स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो आज उनसे जानते हैं उनकी काम कहानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बख्त आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाओ ठीक? थैंक यू सो मच आप यहाँ पर आए। मैं बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा था कि आपको बुलाऊंगा। बिल्कुल, मैं आपका फाइनली शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ कि आपने मुझे अपना स्टूडियो बुलाया और मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया, सपोज किया, मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू बख्त। अच्छा बख्त, शुरू करते हैं। अब अपनी थोड़ी सी हमारे ऑडियंस के लिए अपनी थोड़ी सी एक करियर की समरी बताएं। शुरू में स्टूडेंट ही था, बाद में मैंने अपने फादर के साथ बिज़नेस भी स्टार्ट किया अपने फादर के साथ। उसके बाद मैंने बिज़नेस के साथ अपना स्टडी को भी जारी किया। बाद में मैंने 2019 में MMA को ज्वाइन किया, इसको लेके चला। उस टाइम पे तो खैर MMA का इतना प्रोग्रेस नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अभी माशाल्लाह इनके इवेंट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आ रही है। जिस तरह NFT आ गई, KCFL हो गया, इसके अलावा GFC हो गई और फ्लोगर सीरीज़, इस तरह ये इवेंट पाकिस्तान में होते रहे। इसी प्लेटफॉर्म पे जो है ना हमें बाहर के फ़ाइट जैसे इंटरनेशनल फ़ाइट भी हमें मिली, जिसके लिए मुझे अफ़गानिस्तान खौस्त के फ़ाइट में मुझे मैसर हुई, जिस पर मैंने विन किया। इसके अलावा पेशावर में एशियन फ़ाइट नाइट हुई थी, जिनको पेशावर वालों ने होस्ट किया। मैंने उस फाइट में माशाल्लाह विन किया, जो कि दोनों इंटरनेशनल फ़ाइट मेरी अफ़गानिस्तान के फाइटर के साथ हुई थी और अल्लाह का शुक्र है मैंने दोनों अल्हम्दुलिल्लाह विन किया। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, मुझे बस थोड़ा सा हमारे ऑडियंस के लिए इंट्रोडक्शन के लिए बताएं कि MMA मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स दरअसल है क्या, मतलब वो क्या डिसिप्लिन है? जी, मार्शल आर्ट ये है कि मार्शल आर्ट तो सबसे पहली बात है कि उसमें ग्राउंड गेम, ग्रैपलिंग, जिजुत्सु, ये तीनों के एक ही समझ लो कि सेम वो गेम होती है। और रेसलिंग भी, इनके बगैर बिल्कुल ये इनकम्प्लीट है, मतलब कंप्लीट नहीं है। अगर जब तक आप ग्रैपलिंग नहीं सीखोगे, रेसलिंग नहीं और करोगे। ग्रैपलिंग से क्या मुराद है? मुझे बताएं ग्रैपलिंग क्या होती है। मतलब बॉक्सिंग तो मुझे पता है, बॉक्सिंग में खड़े होकर आप पंचेस करते हैं। ग्रैपलिंग में क्या होता है एग्जैक्टली? जी बिल्कुल, बॉक्सिंग में आप सिर्फ पंच हिट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ग्रैपलिंग ये होती है कि आप उसको बंदे को टेक डाउन करने के बाद, मतलब अपने अपोनेंट को उसको टेक डाउन करने के बाद आप अपनी पोजीशन ले सकते हो, साइड कंट्रोल पे, माउंट पे या बैक पे आ सकते हो। इसके अलग पॉइंट्स होते हैं डिफरेंट तरीके से, वो अपने पॉइंट्स लिए उसके बाद आप उसको सबमिशन लगा सकते हो। अगर MMA होगा तो आप पंच भी कर सकते हो, लेट के भी पंच कर सकते हो, मतलब माउंट पे आने के बाद उसके अलग पॉइंट्स मिलती है और नॉकआउट भी हो जाता है। तो ये इसके गेम है। और MMA बिल्कुल फ्री स्टाइल होता है? जी बिल्कुल फ्री स्टाइल होता है। इसमें कुछ फ़र्क भी है, प्रोफेशनल अलग होते हैं और एमेचर अलग। एमेचर में ये होता है कि आप नीज़ वगैरह और एल्बोज़ वगैरह इसमें अलाउ नहीं होते, और प्रोफेशनल में जो है ना नीज़ और एल्बोज़ ये सब अलाउ होते हैं, और इसमें जो है ना शिन पैड नहीं पहनाए जाते हैं। तो आप जो करते हैं वो आप एमेचर तो नहीं करते, आप तो प्रोफेशनल करते हैं? जी बिल्कुल, मैंने जो 2 फाइट लड़ी इंटरनेशनल, वो दोनों प्रोफेशनल लड़ी है मैंने। उसमें नीज़ एल्बो सब अलाउ थे, तो अल्लाह का शुक्र है मैंने इन सब कुछ को रखते हुए मैंने उनको विन किया। और आप फेस पे भी मार सकते हैं, फेस पे भी पंच जी कर जी सकते बिल्कुल। हैं, जी नीज और बिल्कुल। एल्बोज, थाई, स्टमक, एवरीवेयर। जी बिल्कुल, अभी जो राइट नाउ मेरी जो रिसेंटली फाइट हुई है वहाँ पर पेशावर में, उसमें ये सारी चीज़ें अलाउ थी, तो मैंने भी ये सब उनको मारे, मतलब अप्लाई किया। उसने भी मैं मुझ पर यह सारे अप्लाई किए, लेकिन बाद में ये हुआ कि विनर अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह में हुआ। उसमें मैं बिल्कुल पॉइंट की बुनियाद पे मैं जीता था। माशाल्लाह। मुझे बहुत एक बात बताएं, MMA तो ख़तरनाक फ़ाइट होती है, राइट? इट्स ग्रैपलिंग होती है, उसमें उसमें फ्री स्टाइल जैसे आपने बताया, कहीं भी पंचेस मार सकते हैं और पेनफुल होती है। तो जब कोई MMA स्टार्ट करता है तो जो एक खौफ होता है ना, खौफ को कैसे कम करते हैं? बिकॉज जैसे कोई आपको पंच मारे तो आप ज़रा एकदम करते हैं, अपने आप को बचाते हैं, तो ज़रा एक डर होता है कि यहाँ से पंच आ जाएगा। तो खौफ को किस तरह से कम करते हैं? जी बिल्कुल, वो इस तरीके से कि आप ट्रेनिंग पे सबसे पहले फोकस कर लो। ट्रेनिंग आप जितनी ज़्यादा करोगे, उसमें आपको कोच ये कराएगा कि बार बार आपको स्पायरिंग कराएंगे अपने अपोनेंट से, मतलब समझ लो आपके लिए दोस्त भी हो, मतलब फ्रेंडली दोस्त हो गया। आप उनके साथ जो है ना ट्रेनिंग करोगे, ट्रेनिंग में ये होता है कि वो आपके साथ स्पायरिंग में पंच भी मारेगा और टेक डाउन भी करेगा। इसके अलावा आप उसके साथ ग्रिपलिंग भी खेलेगा। ये सारी चीज़ें होने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता खूब ख़त्म होती जाती है। तो अब आप जब स्पारिंग करते हैं तो स्पारिंग में प्रैक्टिस हो जाती है पंचेस खाने की, तो फिर पंचेस से डर नहीं लगता है, सही जी है? बिल्कुल, मैंने शुरू में यही किया था। जब मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे शुरू में किक बॉक्सिंग करनी पड़ी। फिर इसके बाद मैं लियारी गया, वहाँ पर मैंने बॉक्सिंग के लिए, वहाँ पर ऐसे लड़के थे, आर्मी के थे, वापडा के थे, नेशनल बैंक के थे,
उनके साथ मैंने स्पायरिंग की। स्पायरिंग में मुझे ये ज़्यादा एडवांटेज हुआ कि मुझे वहाँ पर बिल्कुल जो खौफ था ये ख़त्म हो गया। उनके साथ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, मुझे मेरे एक्सपीरियंस बढ़ा। फिर मैंने आकर दोबारा परफेक्शन आया, वहाँ पर मैंने इन लोगों के साथ किक बॉक्सिंग को दोबारा जो है तरजीह दी। किक बॉक्सिंग दोबारा ब्लॉकिंग वगैरह, किक्स वगैरह के काउंटर में कैसे करते हैं सारे किया। फिर उसके बाद अलग से हमारी ग्रैपलिंग की क्लास स्टार्ट हुई, फिर एमएमए की। इस तरह मैं अपना करियर को जारी रखा, मतलब मेरा एक्सपीरियंस बढ़ता गया। इसके बाद अब तो मैं जो भी फाइट खेलता हूँ बिल्कुल दिल खोल के लड़ता हूँ, मुझे बस कुछ इतना ज़्यादा खौफ नहीं होता जैसे शुरू के फाइटों में होता था मुझे। ग्रेट। अच्छा, आजकल ये जो यंग लोग हैं जनरली वो इतना ज़्यादा आउटडोर गेम्स में कम है, ज़्यादा इंडोर गेम्स में ज़्यादा है ना। जी बिल्कुल। और यहाँ पर ज़्यादा पहले होता था कि लोग गलियों में खेलते थे, लड़ाइयाँ भी होती थी, फड्डे भी होते थे, लेकिन अब वो कम हो गया है खासा ना। तो अब जो आजकल के बच्चे हैं वो थोड़ा सा ज़रा प्रोटेक्टेड हैं ज़्यादा, है ना। तो कैसे हम अपने बच्चों को और यूथ को ज़रा करेज सिखा सकते हैं कि यार ज़रा अपने आप को डिफेंड कर सकें, उनके कॉन्फिडेंस हो कि उनको कोई नुकसान ना पहुंचा सके, तो कैसे कर सकते हैं? वो ये करना पड़ेगा कि एमएमए के तो दो रूल होते हैं। कुछ लोग आते हैं वो ये करते हैं सेल्फ डिफेंस के लिए आते हैं, और कुछ आते हैं वो एमएमए फाइटर बनना चाह रहे हैं, तो उसको फाइटर बनना है। और जो फाइटर बनते हैं वो तो ऑलरेडी अपने क्लब में स्पायरिंग कर करके, ट्रेनिंग कर करके, इसके अलावा फाइट लड़ लड़ के, तो उनको बिल्कुल बाहर के फाइटों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। जैसे स्ट्रीट फाइट हो गया, ठीक है, उनको इनमें लोग कोई इंटरेस्ट नहीं लेते, ना कोई बात इसमें हवाले से करते हैं। ठीक है। और बाकी ये जो सेल्फ डिफेंस के लिए लोग आते हैं ना, ताकि वो अपना डिफेंस कम से कम करे, वो लोग आके कुछ ट्रेनिंग करते हैं और इसी हवाले से अपने आप को जो है ना ट्रेन करते हैं। तो आपके जिम में इस तरह के लोग आते हैं जो सेल्फ डिफेंस के लिए आते हैं? जी बिल्कुल, सेल्फ डिफेंस के लिए भी आते हैं और फाइटर बनने के लिए भी आते हैं। तो जो सेल्फ डिफेंस के लिए आते हैं तो उनका क्या मकसद होता है, मतलब कि उनका ये मकसद होता है कि कम से कम कल या किसी के साथ हमारे कोई छोटे मोटा पंगा हो, या वो हमारे ऊपर कोई ज़्यादा हैवी हो, तो हम उनका कम से कम उनका मुकाबला कर सकें, उनके सामने झुक ना जाए। तो मिसाल के तौर पर जैसे आजकल पाकिस्तान में, कराची में ख़ास तौर से स्ट्रीट क्राइम बहुत बढ़ गया है। स्ट्रीट क्राइम है, मोबाइल छीनते हैं वगैरह वगैरह, कोई आपका पर्स छीन के चला जाता है। क्या उस सूरत में एमएमए, जो कोई अगर एमएमए से ट्रेंड हो, उसको मुज़ाहमत करनी चाहिए, उसको रिटेलिएट करना चाहिए? लेकिन सबसे पहले उसको फोकस करना पड़ेगा। जो इनकी चेन होती है ना, ये बाइक लिफ्टर की, उनकी पूरी चेन होती है। चेन को देखते हुए अगर वो अपने डिफेंस इतना करे कि अगर बंदा वो देखे कि एक दो हो, ज़्यादा ना हो, तो फिर उन पर वो सुकून से एक स्पेयर मार कर या मतलब टेक डाउन करके वो तो अपना डिफेंस कर सकते हैं, उनसे पिस्टल भी छीन सकता है। लेकिन अगर कुछ ज़्यादा हो तो पिस्टल ऐसी चीज़ है, वो गोली से तो कोई बच भी नहीं सकता। तो बेहतर यही है फिर मुज़ाहमत ना करें। तो बेहतर यही है ना, फिर आज जितनी आपने फाइटिंग सीखी हो, जितनी भी आप टफ हों, और जितनी भी आपने फाइट्स की हुई हों, बंदूक के सामने मतलब वो नहीं करना चाहिए, रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर एक दो तो क्या तो फिर यही है कि आप उसको टेक डाउन फौरन मार कर उसको अपना मतलब वो डिफेंस करे। लेकिन अगर उनके पास लड़के हो, दो तीन के पास पिस्टल हो, तो फिर मुज़ाहमत ना करें, बल्कि उनको अपना मुज़ाहमत बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बल्कि अपना जान का भी ख्याल रखना चाहिए उनको। एब्सोल्युटली है ये तो। और किन किन सिचुएशंस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी स्किल्स को, मतलब अगर फॉर एग्जांपल किसी के पास वेपन ना हो, या ऑन डेली बेसिस किन सिचुएशंस में आप अपनी स्किल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं? मैं तो ज़्यादातर फाइट वगैरह में यूज़ करता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि या तो बाहर कहीं मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, या लोग ज़्यादा के तंग करने लग जाते हैं, उस सिचुएशन में फिर ये हम लोग कभी अप्लाई। आपके साथ हुआ है ऐसा इन रियल लाइफ? मेरे साथ 2-3 मरतबा अपनी रेस्टोरेंट में हुआ है मेरे साथ। अच्छा। 2 से 3 मरतबा बल्कि ज़्यादा हुआ है मेरे साथ रेस्टोरेंट में। वो मेरे ख्याल में मेरे ये फ्यूचर के हवाले से उनको पता नहीं था कि ऑलरेडी एमएमए फाइटर है। उन लोगों ने आके मुझे, एक बंदा था उसने मुझे धमकाया कि आप आ जाओ मेरे साथ, पंगा लो, मेरे साथ पड़ा कर लो। तो जैसे मुझे अपना एक छोटा भाई था, मंजूर नाम था उसका, मंजूर ने मुझे बाहर बुलाया कि आप आके उनको अपना वो दिखाओ जो आप कर रहे हो डेली। अच्छा। तो मैं आया, तो उसके बाद मेरे कुछ दोस्त थे, उमर आबासी था, इसके अलावा जूनियर भाई था, तो उन लोगों ने मुझे बाहर निकाला। मैं जब गया तो मैंने सिर्फ 2 ही पंच किए थे, इससे ज़्यादा नहीं किए थे। उसके बाद मैंने देखा उसकी नाक से इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग आई थी, तो वो बिल्कुल रुक ही नहीं रही थी। तो उस वजह से मुझे काफ़ी बहुत ज़्यादा वो करना पड़ा, मतलब कि फायर से बचना पड़ा।
एक दोस्त था मुजम्मिल था, वो पुलिस में था ऑलरेडी। उसने मुझे आकर ये सारे मामला जो है ना सारा रफा दफा कराया और इस गेम से मुझे बाहर निकलवा दिया बिल्कुल। तो सो उसके बाद फिर मैंने जो है ना अपने आप पर काफ़ी वो किया था कि कंट्रोल किया था। कंट्रोल किया था कि ऐसा दोबारा ना हो ऐसा सीन, क्योंकि ये गेम जो हम कर रहे हैं डेली की बुनियाद पे हम कर रहे हैं और इसीलिए हम ट्रेन है, हमारी पंच जो होती है वो टारगेट पंच होती है। तो इसीलिए उसके बाद फिर मैंने ऐसे पंचों से जो है ना बिल्कुल अपने आप को कंट्रोल में लाया। तो जो आपने स्टार्ट किया था 2019 में, तो आपने क्या सोच के किया था कि मुझे सेल्फ डिफेंस के लिए करना है या मुझे फाइटर बनना है? नहीं, मैंने इसलिए किया था, मेरे मेरे रेस्टोरेंट में एक लड़का काम करता था, मैं खुद उस ऑलरेडी उस टाइम पे मेरे ख्याल में फर्स्ट या सेकंड ईयर में था, कंप्यूटर साइंस में यूनिवर्सिटी में था। तो एक लड़का मेरे से मिलने आया था, उसने कहा था कि मुझे आपके होटल पे जो है ना वेटिंग का जॉब करना है, वेटर बनना है मुझे। ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने इसको लगाया। कुछ 1 वीक के बाद उसने मुझसे ये पूछा कि यहाँ पर बॉक्सिंग क्लब कोई करीब है। तो मैंने इसको कहा था कि यहाँ पर तो मैंने सुना है लियारी में, वैसे मुझे भी शौक़ है, आमिर खान को देखता हूँ, इंग्लैंड का जो पाकिस्तानी निषाद है। तो मैंने बोला मुझे भी शौक़ है, लेकिन वैसे यहाँ पर करीब नहीं है, लियारी मुझसे खुद दूर है। तो कुछ दिनों उस टाइम पे हम लोगों ने एक रेस्टोरेंट जो था ना हम लोग रेंट पे चला रहे थे वहाँ पर गुलशन इकबाल में, गुलशन चौरंगी के पास। ठीक है। तो 3 दिन के बाद वो एक किट क्या करके जा रहे, वहाँ से आने के बाद मैंने उनसे पूछा आप कहाँ चले गए थे? उसने कहा था मैं वहाँ एक क्लब गया था। मैंने बोला कहाँ पर था? कह रहे पीछे था। अच्छा। मैंने बोला पीछे तो मैंने नहीं देखा, आप कहाँ से हो के आ रहे हो? कह रहे यहाँ पर हॉकी ग्राउंड है, सर सैयद अहमद खान यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने है हॉकी अच्छा। ग्राउंड। तो फिर अगले दिन मैं इनके साथ गया था, उस टाइम पे मैंने चेक किया था, 3G के नाम से था। अच्छा। तो सर शरियार भाई वहाँ पर ट्रेनिंग करवा रहा था, कोच सर शरियार। तो मैंने भी जाकर उनसे कहा था कि मैं भी एडमिशन लूँगा, तो उसने मेरे भी एडमिशन कराया। अच्छा। ये तो ऑलरेडी ऑल ऑफ पाकिस्तान किक बॉक्सर रह चुका था, उसका नाम कामरान था। तो वो मुझे साथ लेकर गया, क्लब में एडमिशन दिलाया। फिर मैंने जो है ना इसको यहाँ से जो है ना अपना करियर जारी किया। उसके बाद वो लड़का 2 मंथ के बाद वो क्वेटा चला गया, उसके बाद वो नहीं आया। अच्छा। वो वहीं पे रहा। तो मैंने अपना यहाँ से अपना MMA जारी किया, बल्कि मुझे MMA का कुछ पता भी नहीं था। अच्छा। मैंने किक बॉक्सिंग मीट वहाँ पर अपना एडमिशन लिया था। लेकिन ऐसा सर शरियार ने मुझे इस बारे में बताया। वो तो करके चला गया, अब आपने जारी रखा। जी बिल्कुल, वो तो चला गया। मुझे सर शरियार ने गाइड किया कि ये MMA की ये क्लासेस होती है, इसमें ग्रेपलिंग, रेसलिंग और इसके अलावा बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है। कोई भी गेम हो, जितने भी होता है कुंडो वगैरह, ये सारे गेम जो है ना MMA में आती है। तो ये गेम हम करते हैं, ये गेम आप कर लो, आप बहुत इंजॉय करोगे। तो फिर मैंने जो है ना इस गेम को जारी किया ऐसा करके। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं इतना इस लेवल पे पहुंचूंगा कि मैं इंटरनेशनल लड़ूंगा भी और जीतूंगा भी। नहीं, माशाल्लाह। तो अल्लाह का बहुत शुक्र है। मुझे तो पहली फाइट में अफगानिस्तान में जो हुआ था, बिल्कुल हम 9 पाकिस्तानी गए थे पाकिस्तान से, हम लोग सिर्फ 2 ही फाइटर जीते थे, 7 फाइटर हार गए थे हमारे। मुझे इतनी खुशी हुई थी आपकी तस्वीर देखकर कि आपने इंटरनेशनल लेवल पर ये किया है। बिल्कुल, हमारे शुरू में 7 फाइटर थे जो कि हार गए थे। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। तो मेरा भी थोड़ा हौसला बैठ गया था कि तो हमारे 7 फाइटर हार गए और वहाँ के फाइटर अफगानिस्तान के, ईरान के, यहाँ के अलावा ताजिकिस्तान के भी फाइटर आए हुए थे। तो हौसला मेरा ऐसा हो गया था कि मैं भी हार जाऊँगा, वो तो बहुत अच्छी खेल रहे हैं माशाल्लाह से। लेकिन जब मैंने खेला तो ये सारी चीज़ों को बिल्कुल मैंने इग्नोर किया कि मैं हारूँगा। मैंने बिल्कुल दिल खोल के फाइट लड़ा। तो वो फाइट मैंने अल्लाह का शुक्र है पॉइंट की बुनियाद पर मैंने जीता। वही अफगानिस्तान के बंदे से इब्राहिम मोहम्मदी नाम था उसका। फिर उसके बाद मैं आया पाकिस्तान, दोबारा मैंने यहाँ पर नेशनल फाइट खेला, विन किया मैंने अल्लाह के करम से। फिर उसके बाद मुझे पेशावर से फ़ाइट इनवाइट हुई थी, कोयटा से। मैं वहाँ से कोयटा से डायरेक्ट कराची आया था, कराची से फिर डायरेक्ट पेशावर में चला गया था। तो वक्त मुझे एक बात बताएं, आपने शरियार भाई का जिक्र किया पहले भी, जो आपके कोच हैं और आप उनको बड़े हाईली रिगार्ड करते हैं। तो कोच का MMA फाइटिंग में और ट्रेनिंग में क्या रोल होता है एग्जैक्टली? जी बिल्कुल, रोलिंग का ये होता है कि हमें ट्रेनिंग का बहुत सारी ट्रेनिंग होती है। जिस तरह टेक डाउन बहुत सारे डिफरेंट वो टेक डाउन होती है, ग्रेपलिंग में भी बहुत सारे सबमिशन होते हैं। इसके अलावा पोजीशन लेने होते हैं। इसके अलावा बॉक्सिंग हो गया, किक बॉक्सिंग हो गया, इसमें अलावा ब्लॉकिंग वगैरह, ये सारा कोच का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। वो हमें सिखाते हैं आपको क्या क्या करना है, आपके अंदर क्या वीकनेस है, इस पे वो काम करवाते हैं। आपको पंचिंग में भी इतना टाइम देना है ताकि आपका स्टेमिना पे सबसे ज़्यादा काम हो जाए।
आप वो देखते हैं कि आपने तकरीबन 4-5 लड़कों के साथ आपने जो है ना स्पायरिंग कर ली, अब आपका स्टेमिना इतना में नज़र आ रहा है। अब जो है ना स्टेमिना बढ़ाने के लिए थोड़ा सा आपको और मेहनत करना होगा, और मेहनत करने के लिए थोड़ा सा ट्रेनिंग बढ़ाना पड़ेगा। तो वो लोग 1 आवर और हमारे लिए रखते हैं कि आप 1 आवर और हमें नीड है, आप 1 घंटा और बढ़ा दो। फिर हम लोग 1 घंटा और बढ़ा देते हैं उस अच्छा। ट्रेनिंग के लिए। फिर वो उसके हिसाब से हमें फ़ाइट के लिए देखते हैं कि अब फ़ाइट के लिए आप बिल्कुल रेडी हो, अब अपना वो कह रहे कि जो है करो, अपना फ़ाइट लड़ तो दो कोच देखो। आपको बताता है कि आप रेडी हैं। जी तो बिल्कुल। कौन सा कोच अच्छा होता है, वो कोच जो आपको बहुत हर वक्त पुश करता रहे, या वो कोच जो आपको थोड़ा रिलैक्सेशन भी दे? जी, कोच तो माशाल्लाह बहुत है, लेकिन सर शेरिया ने मुझे हर वक्त बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, उसने मुझे हर वक्त बहुत ज़्यादा वो किया कि वो आपको आप पुश करते हैं कि आप बिल्कुल और से और ट्रेनिंग जी करो और हार्ड ट्रेनिंग करो? बिल्कुल अप्रिशिएट किया कि आप ये ट्रेनिंग ज़्यादा कर लो, आपके अंदर ये चीज़ है, आप ये कर लो। फिर इसके अलावा आप ट्रेनिंग पे इस टाइम पे आ जाओ, मैं आपको ताकि और भी चीज़ें सिखाऊँ। ये सारी चीज़ें सीख सीख के बस उनको परफॉर्म करके बस मुझे उसको जो है ना आदत बनानी होती है। उसके बाद जो है ना मुझे इसको सब सारी फाइट में अप्लाई करनी होती है कि फाइट में आपको ये करना है, कॉर्नर के हिसाब से ये करना है। बस आपको वहाँ पर जो है ना पॉइंट्स पर ज़्यादा पॉइंट को ज़्यादा ख्याल रखना है, आपको जो है ना नीचे नहीं होना। अगर वो आपके ऊपर आ रहे हैं तो आपको जल्द से जल्द उसके ऊपर आना है। अगर वो आपके ऊपर होगा तो वो पॉइंट जल्दी उठा लेगा, उसका पंच भी आपको हिट करेगा, इसके अलावा वो पोजीशन भी आपसे लेगा। तो इससे बेहतर ये है कि आप बस जल्द से जल्द इसके ऊपर आओ, इसके ये ऊपर। सारी चीज़ों का ख्याल रखना जी पड़ता जी है। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें वीकनेस वगैरह वो हमें बताते रहते हैं हाथ से हाथ। तो ये जब टेक्निक्स डिफरेंट सिखा रहे होते हैं, उनके अलग अलग नाम भी होते हैं, आई नो, तो वो याद कैसे रहती हैं? इतनी इतनी प्रैक्टिस करते रहते हैं, वो याद हो जाती हैं? ऐसा ही बिल्कुल, है? मैंने ट्रेनिंग जब शुरू की थी ना सर शेरियार से, शुरू में हम लोग त्रिजी में थे, फिर इनका अपना क्लब था परफेक्शन, फिर हम लोग यहाँ गए थे। बस रोज़ाना की ट्रेनिंग की बुनियाद पे वो हमें हाथ का मतलब जो भी ट्रेनिंग के दौरान हम लोग कुछ मिस्टेक करते थे, वो हमें मिस्टेक बताते थे कि आप ये गलती कर रहे हो, इस पे आप काम कर लो, ये कर लो। इसके अलावा वो इन हाउस फाइट कराते थे अपने क्लब के अंदर। इन हाउस फाइट से हमें ये एक्सपीरियंस मिला कि हम लोग फाइट के जो डर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, खौफ जो होती है ना वो ख़त्म हो जाए। इसके अलावा हम लोग फाइट का एक्सपीरियंस हो, ये सारी चीज़ें उन लोगों ने पहले शुरू में हमें क्लब में ही करवाई परफॉर्म। उसके बाद जो है ना हमें बड़ी बड़ी फाइटों में हमारे नाम दिया, मेरा नाम दिया, इसके अलावा और भी लड़कों का नाम दिया, और वो माशाल्लाह अच्छा परफॉर्म किए लोगों ने परफेक्शन से। और आपकी ट्रेनिंग का स्केड्यूल क्या है? कितने दिन ट्रेनिंग करते हैं, कितने घंटे ट्रेनिंग करते हैं? जी मैं तो अब 1 वीक में 6 डेज़ करता हूँ। 6 डेज करते हैं जी ट्रेनिंग? जी 6 डेज़ करता हूँ, सिर्फ संडे को मैं छुट्टी लेता हूँ। इसके अलावा फिर मैं जाता हूँ सुबह तकरीबन रात को 8 बजे जाता हूँ, और 11 बजे वहाँ से मैं फिर ऑफ करता हूँ। यानी कि 6 डेज अ वीक, 3 आवर्स? 3 आवर्स मेरी ट्रेनिंग डेली होती है। ठीक है। और ये सारी इसमें कोई और कार्डियो भी शामिल होता है? जी जी बिल्कुल, एक्सरसाइज भी शामिल शुरू होती है? में थोड़ा सा रनिंग होती है, रनिंग के बाद कार्डियो ट्रेनिंग हो गया, कार्डियो ट्रेनिंग के बाद पुशअप, इसके अलावा स्क्वाट्स हो गया, स्क्वाट कमरे के बाद बर्फीज वगैरह हो गई। सारे एक्सरसाइज के बाद फिर हमें वो पंचिंग भी कराते हैं, फिर शेडो में हो गया, शेडो बॉक्सिंग, शेडो में किक्स वगैरह ये करवाते हैं। फिर पार्टनर के साथ जो है ना हमें ब्लॉकिंग वगैरह पे काम करते हैं, बॉक्सिंग वगैरह ये काम होने के बाद फिर हमें पार्टनर के साथ स्पायरिंग करना होता है। फिर स्पायरिंग के बाद वो हमें कुछ टेक्निकल चीज़ें कराती है कि ये टेक्निकल चीज़ें आपको करना होगा, ताकि वो आप फाइट में परफॉर्म कर सको, और डेली की बुनियाद पर इसको जो है ना परफॉर्म करता रहो। सो वक्त अभी, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, आप एमएमए चैम्पियन भी हैं और इतनी ट्रेनिंग करते हैं माशाल्लाह, 3 घंटे रोज़, 6 डेज अ वीक, प्लस आपका एक रेस्टोरेंट भी है जो आप चलाते हैं। तो मुझे रेस्टोरेंट के बारे में ज़रा बताएं, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं रेस्टोरेंट के अंदर, और उसमें कितना टाइम देते हैं? जी बिल्कुल, हम लोग अपने जो रेस्टोरेंट है हमारी, वो बिल्कुल हमारी जॉइंट बिल्कुल जॉइंट है, समझ लो हमारी पूरी फैमिली की है। ठीक है। तो उसमें हम लोग 4 भाई है, हम लोग 4 भाई ड्यूटीज़ देते हैं। मैं तो मॉर्निंग में देता हूँ, सुबह जाता हूँ नमाज़ पढ़ के, फजर के नमाज़ पढ़ के मैं ड्यूटी पे जाके अपना ड्यूटी देता हूँ तकरीबन 2 ढाई बजे तक। उसके बाद मैं मेरा छोटा भाई मंजूर आ जाता है, वो अपना ड्यूटी पे खड़ा हो जाता है, फिर मैं वहीं से फारिग होके यूनिवर्सिटी निकल जाता हूँ। यूनिवर्सिटी चला जाता हूँ, वहाँ से मैं अपना क्लास ऑफ करके घर आ जाता हूँ। घर से मैं फ्रेश होके फ़ौरन बस क्लब के लिए निकल जाता हूँ। फिर मैं अपना ट्रेनिंग वगैरह करके बस वहाँ से आके खाना खा के। तो रेस्टोरेंट जो है वो किस किस तरह का रेस्टोरेंट है? जी उसमें हमारे पास मुख्तलिफ प्रोडक्ट है, जैसे चाय हो गई है, इसके अलावा पराठे हमारे पास डिफरेंट है, जैसे कि आलू के पराठे हो गए, चिकन चीज़ कीमा वगैरह ये पराठे वगैरह हो गए, इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स हो गए,
इसके अलावा कुछ हमारे पास खाने पीने के अशियाज़ हैं, जैसे सालन रोटी, ये हो गए हमारे पास। इसके अलावा फिंगर चिप्स हो गए, ये है हमारे। तो फुल सर्विस रेस्टोरेंट है जी वहाँ जी पर। बिल्कुल, सर्विस तो 24 आपको आवर्स कोई है। कुकिंग आती है कुछ? जी जी हम लोग फूड पांडा पे भी डिलीवर कर रहे हैं ना, अच्छा, ऑनलाइन। आप खुद कुक करते हैं कभी? आपने कुछ, नहीं, आपको आता है कुछ कुक करना? जी बिल्कुल, हम कंपनी हमें ऑर्डर करती है, हम लोग ऑर्डर प्रिपेयर करते हैं, तकरीबन 10 मिनट का हमें टाइम देती है। उसके बाद राइडर आता है, उनको हम ऑर्डर कर देते हैं, पिकअप कंप्लीट करने के बाद फिर वो अपने ऑर्डर डिलीवर करा देते हैं। फिर हमें मैसेज आता है कि आपका ऑर्डर डिलीवर हो गया, फिर वो तकरीबन 1 वीक का हिसाब होता है हमारे तो ऊपर। फजर से लेकर बेसिकली 2:30 बजे तक आप रेस्टोरेंट में होते हैं? जी जी, और रेस्टोरेंट का नाम क्या है? रेस्टोरेंट का नाम है ताज होटल। ताज होटल। जी जी, ओके, ताज रेस्टोरेंट, ताज रेस्टोरेंट। ताज रेस्टोरेंट। जी जी तो 2:30 बजे तक आप होते हैं अपने रेस्टोरेंट में? जी जी ठीक है, और उसके बाद फिर आप चले जाते हैं यूनिवर्सिटी? जी जी। यूनिवर्सिटी में एग्जैक्टली बताइएगा ऑडियंस को, आप क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली, किस? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, BSSC कर रहा हूँ मैं अभी। Okay. मेरे ये लास्ट सेमेस्टर है इंशाल्लाह। मेरे बकरीद के बाद इंशाल्लाह सेमेस्टर एंड हो जाएगा अल्लाह के करम से। तो वहाँ से मैं BSSC कर रहा हूँ। ओके, सो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है जी जी BSSC। बिल्कुल। तो क्या प्लान है ये इस डिग्री को करके, क्या करना है इसके बाद? मैं डिग्री कंप्लीट करके मेरी बलूचिस्तान से जो है ना IT के लिए अप्लाई करूँगा, गवर्नमेंट जॉब के लिए। ठीक है। तो मैंने सोचा है कि मैं वहाँ से अप्लाई करके गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकूँ। बलूचिस्तान क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमारी जो ज़िला है ना किला अब्दुल्ला, वहाँ से तकरीबन 4 से 5 सीटें हमारे बलूचिस्तान के लिए IT के लिए होते हैं। तो उस पे जो है ना कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स की वैकेंसीज तो बहुत आती है, लेकिन वो स्टूडेंट नहीं होते। तो आपका ताल्लुक बलूचिस्तान से है ओरिजिनली? जी जी बिल्कुल, मेरे जो ताल्लुक है वो ऑलरेडी किला अब्दुल्ला से, बलूचिस्तान से। तो मैंने खुद सोचा है कि मैं जॉब के लिए अप्लाई वहाँ से करूँ, ताकि मुझे वहाँ से जो है ना क्या कोई कॉम्पिटिशन भी कम हो, तो वहाँ से मुझे अप्लाई करने को आसानी भी हो। सो इंटरेस्टिंग। सो ये आपने प्लान कर लिया है पहले से जी जी। कि ये करना है, और करियर पाथ आपने चूज। तो और MMA का क्या होगा फिर? तो What do you MMA plan? को मैं इंशाल्लाह अभी तो बलूचिस्तान से, जो पिछली बार मुझे बलूचिस्तान की तरफ से मुझे ये फाइट जो है, बिल्कुल इन लोगों ने मुझे वो ऑफर किया था, जो हम लोग बलूचिस्तान की टीम के साथ गए थे अफगानिस्तान इंटरनेशनल के लिए। ठीक है। तो वहाँ पर भी बलूचिस्तान में अभी तकरीबन MMA की फ़ाइट्स और MMA के फाइटर बहुत सारे अभी वहाँ पर प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो मैं कोशिश करूँगा वहाँ पर भी वहाँ पर प्रोग्रेस कराऊँ, ये फाइट जो मैंने सीखी है वहाँ पर इन लोगों को भी ये कराऊँ, ताकि यहाँ से भी फाइटर वगैरह, और मैं खुद भी यहाँ से अपना वो परफॉर्म करता रहूँ। तो अगर कोई MMA फाइटर बनना चाहता है प्रोफेशनली, तो उसके अगर कोई MMA फाइटर हो, सिर्फ MMA फाइटर हुई हो, एथलीट है, स्पोर्ट्समैन है, तो उसके लिए फाइनेंशियल क्या रिवॉर्ड्स होते हैं इस करियर के अंदर? फाइनेंशियल ये होता है कि क्लब की फ़ीस हो गया, इसके अलावा ग्लव्स हो गए। अब तो नहीं, मतलब आप MMA फाइटर बन के फाइनेंशियली पैसे कमा सकते हैं, अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं? वो ये होता है कि अगर आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाए, तो स्पॉन्सर जो है ना आपको ज़्यादा थोड़ा सा वो करेंगे, बेनिफिट्स वगैरह देंगे, वही आपके लिए फिर फाइनेंशियल बेहतर होगा। लेकिन इसके अलावा गवर्नमेंट या फेडरेशन वगैरह वो आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान में एटलीस्ट अगर आप MMA फाइटर हैं, MMA प्रोफेशनल हैं, तो आपको उसके साथ साथ कुछ और भी प्रोफेशन अपने साथ रखना होगा। जी जी ऐसा ही है ना? बिल्कुल, जिस तरह आप कर रहे हैं। जैसे बिजनेस हो गया, या आपके पास ये जो मैं डिग्री कर रहा हूँ ये हो गया, क्योंकि ये आपको फ्यूचर में काम आएंगे। और बाकी ये है स्पोर्ट्स से कहा था कि अगर वो प्रोफेशन आपने बना दिया तो सही है, लेकिन नहीं हो पाए तो जो आपके पास ऑलरेडी आप बिजनेस कर रहे हो, या फिर वो अपना पढ़ाई कर रहे हो, मतलब जैसे कि डिग्री कर रहे हो, तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा नीड है। वो आपको वो चीज़ों पर जो है ना आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखना है। ये चीज़ स्पोर्ट्स है, मैंने खुद स्पोर्ट्स के लिए किया था कि मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करूँ, और अल्लाह के करम से मैंने इतना किया, और भी कोशिश होगी कि मैं इसको और भी ज़्यादा लेके चलूँ इंटरनेशनल लेवल पे। और मुझे ज़रूरत भी है स्पॉन्सरशिप की। अगर मुझे स्पॉन्सरशिप मिली तो मुझे थाईलैंड में इंटरनेशनल फाइट का अभी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, तो दुआ है कि मुझे वहाँ पर मिल जाए। और ईद के बाद अभी मुझे तकरीबन 1 से 1.5 मंथ के बाद मुल्तान में फ़ाइट आ रही है MMA की, लाहौर में आ रही है, तो वहाँ पर भी मुझे इंशाल्लाह कि अल्लाह पाकिस्तान जाने दी। तो आपको कोई भी स्पॉन्सर करेगा अगर, तो इसका मतलब है कि उनका जो ब्रांड है या उनकी
जो भी सर्विस है वो इंटरनेशनली भी एक्सपोज होगी, राइट? जी तो उसको भी एक्सपोजर मिलेगा और इनफैक्ट पाकिस्तान को भी एक्सपोजर मिलता है जब आप बाहर जाते हैं, खेलते हैं। जी बिल्कुल, हमें तो ये फ़ायदा होगा कि हमें फाइनेंशियल तौर पे थोड़ा हमें और सपोर्ट करेगा, लेकिन उनको ये फ़ायदा होगा कि इनकी कंपनी का कुछ नाम होगा, वो बाहर के लोग भी देखेंगे। पाकिस्तान से भी बहुत सारे क्लब, जैसे तकरीबन जो MMA फाइट होती है बाहर में, तो पाकिस्तान से तकरीबन लाहौर में, पंजाब में हो गया, KPK में हो गया, या अंदर के कराची में हो गया, वो सारे क्लब के जितने भी स्टूडेंट हैं वो इस फाइट को देखते हैं। उनको देखते हुए इनके रिव्यूज़ और बढ़ेंगे, इनकी कंपनी का लोगो वगैरह, इनसे इनको भी बेनिफिट होगा। अच्छा बख्त, मुझे एक बात बताएं, यू आर ऑल्सो मैरिड, आप माशाल्लाह शादीशुदा भी हैं, तो इस स्केड्यूल को देखते हुए आप फैमिली को कैसे टाइम देते हैं? देते भी हैं या नहीं? जी बिल्कुल, देते हैं। फैमिलीज़ को भी मुझे टाइम देना होता है। आपको मैंने एक दिन बताया था कि मैं संडे को छुट्टी होता हूँ, तो फैमिली के साथ ही मेरा पूरा टाइम गुजर जाता है। ओके। इसके अलावा आम दिनों में मैं क्लब से आता हूँ, तकरीबन आजकल मैंने 10 साढ़े 10 तक टाइम रखा है। ठीक है। 10 साढ़े 10 तक मैं क्लब से आ जाता हूँ 11 बजे, फिर फैमिली के साथ रहता हूँ। फिर मॉर्निंग में तकरीबन मैंने अपनी जो नींद है, मतलब जो अपने स्लीपिंग की टाइमिंग है, वो मैंने बहुत कम रखी है। अच्छा, मैंने 4 से 5 आवर रखी है, इससे ऊपर मैंने नहीं रखी है। इतना काफ़ी होता है क्या? बस मेरे लिए समझ लो कि मुझे अब आदत हो गई है, मतलब मेरे ठीक एक है। हैबिट बन गया। अब मैं बस इतना ही नींद कर लेता हूँ, इससे ऊपर मुझसे अब नहीं होता। अच्छा, जी बिल्कुल। सो एज एन एथलीट डाइट का कितना रोल होता है आपकी फिटनेस के अंदर? जी बिल्कुल, ये डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है कि आपको वेट जो है ना वो मेंटेन रखना होता है। आपको एक ही वेट में खेलना है, अच्छा खेलना है। उसमें उसमें ये होता है कि आप तली हुई चीज़ें ना खाओ, रोगन जैसी चीज़ें ये ना खाओ। इसके अलावा आप जो है ना अपना डाइट को यूँ रखो कि जैसे केले की जूस हो गया, दूध हो गया, इसके अलावा ड्राई फ्रूट का कुछ इस्तेमाल कर लो, या फिर फ्रूट वगैरह, सेब वगैरह, इनका यूज़ कर लो। लेकिन ये खाने पीने पे जो से रोटी हो गया, रोटी का आपको एक टाइम खानी है, रात को जो है खानी है, दिन में नहीं खानी है आपको। दिन में जो है ना आपको दही के साथ खानी है, अच्छा, इसलिए डाइट का भी थोड़ा सा तो ये रोल होता नहारी पाए वगैरह नहीं खाते? है। नहीं नहीं बिल्कुल, वो बिल्कुल भी अगर नहीं। आप महीने में एक बार यूज़ कर लो या फिर 2 वीक्स में एक बार यूज़ कर लो, तो इतने ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता उससे। और इसको डेली 1 वीक में 2 से 1-2 मरतबा खाया तो इससे फ़र्क पड़ता है। फिर वेट में वेट बढ़ जाता है, फिर उसको कम करना मुश्किल होता है। फिर आपको ऊपर वेट पे खेलना होता है, उसको आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस फिर ज़्यादा, मतलब ट्रेनिंग थोड़ा सा आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी फिर, ताकि उस पार्टनर के साथ आपका बराबर का कंपटीशन हो। अच्छा। अच्छा, एक बात बताएं, ये ख़वातीन MMA में आ रही हैं अब? ख़वातीन के चैम्पियनशिप्स होती हैं, उनकी जी फाइट्स होती हैं? जी बिल्कुल, माशाल्लाह MMA में तो ख़वातीन बहुत है। अच्छा। जी, ख़वातीन बहुत है, ख़वातीन की फ़ाइट होती है। अभी लाहौर में राइट नाउ जो हुआ था, NFT 1 भी हुआ था, NFT 2 भी हुआ था। उसमें अभी NFT 2 में तकरीबन सिंध से 2 ख़वातीन, वो दोनों चैम्पियन बनी थी अच्छा। NFT 2 की। जी बिल्कुल, इसके अलावा अभी भी माशाल्लाह क्लबों में, हमारे क्लब में 2-3 ख़वातीन हैं। इसके अलावा त्रिजी क्लब है, वहाँ पर बहुत सारे ख़वातीन हैं। वो इस चीज़ों को ज़्यादा उनको लाइक करती है, ये MMA वगैरह को। तो आपका जो क्लब है जहाँ पर आप ट्रेन करते हैं वो है प्रोफेक्शन, जी जी बिल्कुल। और वहाँ पर आपके जो कोच हैं वो है शहरियार साहब। से आप ट्रेन करते हैं यंगर स्टूडेंट्स को, जी किसी को? मैं ये करता हूँ कि जो फॉर एग्जांपल जो ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है ना फाइट के लिए, जो मतलब जो ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है कि वो अगले फाइट खेलें और अब उसको फाइटर बनना है, तो उसके लिए सर शहरियार मुझे 1-2 फाइटर दे देते हैं। फिर उनके साथ मैं खुद अपना ट्रेनिंग वगैरह जो है ना वो शेयर करता हूँ कि ज़्यादातर मेरा मेजर ग्राउंड है, और मेजर जो गेम है ना वो ग्राउंड गेम है ज़्यादा, तो मैं उसको ग्राउंड गेम के स्किल्स वगैरह बताता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि रेसलिंग हो गया, इसके अलावा बॉक्सिंग भी हो गया, इसके अलावा साइड कंट्रोल पे, माउंट पे, यहाँ पर आपको पंच कैसे करनी है, कंबाइनों की कैसे सारी चीज़ें करनी है, ये मैं उनको बस सिखाता रहता हूँ। यंगर फाइटर्स को? जी जी बिल्कुल। जो आपका पार्टनर होता है, स्पारिंग पार्टनर जो होता है, उसका क्या रोल होता है? मतलब वो परमानेंट होता है आपका स्पारिंग पार्टनर, या चेंज होते रहते हैं पार्टनर? जी चेंज भी होता है, लेकिन टाइमिंग का इशू होता है। मेरे साथ जो फाइटर है शमास हो गया, वो IB यूनिवर्सिटी से, वो भी कंप्यूटर साइंस कर रहा है। ठीक है। वो अक्सर टाइम प्रेजेंटेशन की वजह से या असाइनमेंट की वजह से या किसी और वर्क की वजह से वो नहीं आ पाता, तो फिर मेरे साथ फिर ज़्यादा देर तक अब्दुल राफ़ी होता है। अब्दुल राफ़ी माशाल्लाह मेरे ख्याल में दाऊद NID यूनिवर्सिटी से, वो भी यही है, इंजीनियरिंग कर रहा है, तो अच्छा। वो मेरे साथ होता है। इसके अलावा समीर है, समीर
वो भी माशाल्लाह पढ़ता भी है, अपना ट्रेनिंग भी करवाता है और मेरे साथ ट्रेनिंग पार्टनर भी है और मेरे साथ अपना ट्रेनिंग भी शेयर करता है और हम दोनों साथ ट्रेनिंग ही करते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग पार्टनर का बहुत ज़रूरी होता है ताकि उस पर आप अपना जो जितना भी आता है ऊपर परफॉर्म कर सको। वो चीज़ें वो जो उनको आती है वो चीज़ें वो आप पर अप्लाई कर सकें ताकि इसको ये आदत हो जाए और आहिस्ता आहिस्ता वो फाइट में भी अप्लाई कर सकें। मुख्तलिफ लोग होते हैं, मतलब ऑब्वियसली जब आपने स्टार्ट किया था यू मस्ट हैव बीन 24-25 साल की आपकी एज होगी, राइट? यू वर यंग। अगर डिफरेंट लोग एट डिफरेंट एजेस स्टार्ट करना चाहें, एट 30s में या 40s में या इवन लेटर, तो क्या वो स्टार्ट कर सकते हैं एमएमए? जी बिल्कुल, स्टार्ट तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये होगा कि उसको अपनी डाइट बढ़ानी पड़ेगी। ट्रेनिंग जो है ना तकरीबन 2 घंटे ही उसको करनी पड़ेगी। ठीक है। बस ये है कि ट्रेनिंग कर करके इंशाल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं होता। बस आप ट्रेनिंग कर लो, बल्कि उनके लिए और अच्छा है सेहत के लिए। ये ट्रेनिंग सेहत के लिए और अच्छा है, बंदे को मैदा वगैरह और इसकी जिस्म जो है ना फिट रहता है, बिल्कुल स्ट्रांग रहता है और अक्सर फिटनेस ही बंदे के मिलने के लिए सब मतलब कंप्लीट ही वो होती है। फिटनेस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर एमएमए। बहुत इंपॉर्टेंट है फिटनेस, तो उसकी फिटनेस वगैरह बहुत अच्छी हो जाएगी, उसमें ये इसको ये बेनिफिट होगा। और जो एमएमए फाइटर्स होते हैं वो इंटरनेट वगैरह के ऊपर इस फाइट्स वगैरह देखते रहते हैं या मतलब अपनी फाइट्स से पे ध्यान करते हैं सिर्फ? नहीं, वो ये होता है कि ये लोग पहले क्या करते हैं, सबसे पहले फ़ाइट की वीडियोस वगैरह देखते हैं। सबसे ज़्यादा तो पाकिस्तान में जो देखा जाता है ना सबसे ज़्यादा, वो है कबीब और इस्लाम मकाचीफ। दोनों रशिया के फाइटर है, मुस्लिम है। उन दोनों के फाइटर को इन दोनों के फाइट बहुत ज़्यादा देखते रहते हैं, दोनों के फाइटर के। मैं खुद अक्सर कबीब को बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, बहुत अच्छा फाइटर है, उनकी फाइट वगैरह देखता रहता हूँ कैसे वो करता है सब कुछ। ये इनसे ये सीखते हुए बस उन्हीं चीज़ों को मैं परफॉर्म करता रहता हूँ। सो अगर किसी को एमएमए के अंदर इंटरेस्ट हो तो वो ये वाली फाइट्स देखे और कोई जिम ज्वाइन कर ले। बिल्कुल बिल्कुल, एंड ट्रेन विद अ गुड जिम। क्योंकि जब तक वो जिम ज्वाइन नहीं करेगा ना, खुद से ये ट्रेनिंग करेगा नहीं, तब से वो एमएमए के लिए कुछ मतलब एमएमए फाइटर बन ही नहीं सकता। खुद से तो नहीं बन सकता। बिल्कुल खुद से नहीं, जब तक वो आएगा नहीं, ट्रेनिंग ही नहीं करेगा, अपने पार्टनर के साथ ट्रेनिंग सब कुछ कर लेगा, उसके बाद जो है ना आहिस्ता आहिस्ता इसका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ साथ वो आहिस्ता आहिस्ता प्रमोट करता रहेगा, उसको जो है ना नेक्स्ट सीढ़ी, फिर नेक्स्ट आहिस्ता आहिस्ता इसको एमेचर फाइट मिलती रहेगी। एमेचर फाइट में कोई इंजरी इतनी होती नहीं है, इंजरी तो बिल्कुल खैर होती नहीं है, बस वो आहिस्ता आहिस्ता उनको जो है ना एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, फिर वो प्रोफेशनल पे आएगा और अपना प्रोफेशनल फाइट जो है ना फिर करेगा। आपको कभी इंजरी हुई है जो? मुझे हुई थी K7 में, मैंने एक फाइट किक बॉक्सिंग की खेली थी, मुझे नाक पे जो है ना किक्स पड़ी थी, तो मेरी ये जो नाक है ना बिल्कुल यहाँ पर लगी थी, मेरी ये हड्डी यहाँ पर बिल्कुल ये इस तरफ आ गई थी। ये फर्स्ट टाइम था मुझे जो लगी थी। उसके बाद फिर मुझे अल्लाह के बहुत करम से अफगानिस्तान फाइट में मुझे एक नी यहाँ पे लगी थी। अच्छा। उससे भी मुझे ब्लीडिंग हुई थी, लेकिन उसके बाद ठीक हो गया था। फिर मैंने जो है ना हिम्मत नहीं हारी, अपना हौसला को जो है ना उसको बढ़ाया और आहिस्ता आहिस्ता दोबारा और फाइट के लिए मैंने अपने आप को रेडी किया और अल्लाह का शुक्र है मैंने उस पर अल्हम्दुलिल्लाह विन भी किया। सो वक्त मुझे बताएं, आप डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, हर किसी का अपना स्टाइल होता है, हर किसी की अपनी स्ट्रेंथ होती है, तो आपका फेवरेट स्टाइल कौन सा है ड्यूरिंग एमएमए फाइट्स? मुझे ज़्यादा उसमें होती है ग्रैपलिंग में। अब ग्रैपलिंग में ये होता है, उसमें कुछ गेम होते हैं वो गी में होते हैं, गी में भी उसका गेम जो है ना नो गी से डिफरेंट होता है। नो गी का जो गेम है ना वो एमएमए में काम आता है, और जो गी गेम है ना वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, उसका अलग अपना प्रोसेस होता है। गी और नो गी? जी बिल्कुल, गी का बिल्कुल अलग प्रोसेस है, वो जो है ना बिल्कुल एमएमए से डिफरेंट होता है। और नो गी का जो काम होता है ना वो सबसे ज़्यादा लोग इसलिए करते हैं ताकि उसको एमएमए में काम आ जाए। और नो गी में ये होता है, मैंने ज़्यादातर जो नो गी में जो ग्रैपलिंग की फ़ाइट की है ना तकरीबन मैंने 19-20 की है। अच्छा। मतलब 19-20 मैंने इतनी फ़ाइट लड़ी है उसमें नो गी में, वो भी तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह मैं विन कर चुका हूँ। तो नो गी का मतलब है ग्रैपलिंग? जी बिल्कुल ग्रैपलिंग। उसमें ये है कि आप टी शर्ट वगैरह में कर सकते हो, और गी में ये होता है उनका अलग से एक ड्रेस होता है वो पहना जाता है, और ड्रेस के ज़रिए भी आप उसको जो है ना सबमिशन लगा सकते हो, और आप उसकी ड्रेस को पकड़ भी सकते हो, खींच भी सकते हो, ये सब कुछ कर सकते हो। ठीक है। लेकिन नो गी में आप टी शर्ट भी नहीं पकड़ सकते उसके। अच्छा। उसमें जो है ना गेम बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। और ग्रैपलिंग के अंदर जो होता है, आप बता रहे थे कि उसके अंदर आप उसको ग्रैब कर सकते हो, टेक डाउन भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और नो गी में भी इस तरह ही होता है कि आप उसको टेक डाउन वगैरह सब कुछ कर सकते हो, लेकिन उसके बाद गी पकड़ कर उसको सबमिशन गी में भी कर सकते हो। इसके अलावा क्या अगर इसके हाथ वगैरह मतलब एल्बोज वगैरह आ गए
इसके अलावा इसके लेग्स वगैरह उस पर भी आप अपना सबमिशन लगा सकते हो। और नोगी में भी ऐसा ही है। और नोगी में आप मुख्तलिफ तरीके से डिफरेंट तरीके से आप इसको गार्ड में आ सकते हो। गार्ड ये होता है कि आप वो दोनों टांगों से आपकी यहाँ से कमर में पकड़ लेते हैं और आप यहाँ से बिल्कुल स्वीप करोगे। स्वीप करने के बाद उसको साइड कंट्रोल पे आओगे। साइड कंट्रोल पे आपको पॉइंट्स भी मिलेंगे। आप सबमिशन भी अप्लाई कर सकते हो, माउंट पे भी जा सकते हो, बैक पे भी जा सकते हो। तो ये गेम यहाँ से फिर अपना स्टार्ट हो जाता है। बहुत कभी ट्रेनिंग जब आप करते हैं तो कभी होता है कि यार आज दिल नहीं जा रहा, मैं आज बस मैं आराम करूँगा, आज बारिश हो रही है थोड़ी सी, या आज थक गया हूँ मैं, आज नहीं जाना। तो किस तरह से हाउ डू यू मोटिवेट योरसेल्फ? वो यूँ होते हैं कभी सबसे पहले ट्रेनिंग के लिए तो मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ। वो खुद से ही मोटिवेट रहते हैं? बिल्कुल। जब मैं फाइट होती है तो फिर चाहे बारिश हो, कुछ भी हो, तूफान हो, तो मेरे दिल नहीं करता कि मैं ट्रेनिंग आज छोड़ दूँ। मैं किसी भी हाल में चला जाता हूँ, ट्रेनिंग कर लेता हूँ। और अगर क्लब क्लोज होता है तो फिर मैं आकर हमारे घर के पास थाई कराटे का क्लब है, फिर वहाँ पर आकर ट्रेनिंग अपना कर लेता हूँ खुद से, सेल्फ ट्रेनिंग। मतलब क्लब क्लोज भी हो तब भी आप ट्रेनिंग करते हैं? जी बिल्कुल, सेल्फ ट्रेनिंग कर लेता हूँ। और अगर मेरी फाइट ना हो तो फिर इस तरह कोई वो बात आ जाती है जिस तरह आपने बताया था, फिर मैं ट्रेनिंग करने को दिल नहीं करता। बस जिस्म बिल्कुल एक ऊपर जाती है कि बस यार आज छोड़ दूँ। फिर ये हो जाता है मेरे साथ। तो महीने में कितने दिन छोड़ देते हैं? मैं महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन छोड़ देता हूँ। 2-3 दिन बस? बिल्कुल। और किसी को अगर तो मैं अपने आप को मोटिवेट करने का क्या तरीका है? कोई तरीका है, कोई ऐसी टिप है जो आप बताना चाहें? क्योंकि मुझसे भी जिम नहीं जाया जाता मैं जिम ज्वाइन करता हूँ फिर छोड़ देता हूँ। बस आप और ये 99% लोगों के साथ यही होता है। बस दिमाग में जो है ना, इसको बिल्कुल फर्ज कर लो कि मुझे बस जाना है और एक फाइटर बनना है। फाइटर बनने के लिए मुझे रोज़ जिम ज्वाइन करना पड़ेगा। और अगर मैं रोज़ जिम ज्वाइन करूँगा तो उससे मुझे ये होगा, एक्सपीरियंस मेरा बढ़ेगा, मेरी गेम अच्छा होगा। उसके बाद जो है ना, मुझे फाइट में खेलूँगा तो बहुत अच्छा परफॉर्म करूँगा, वहाँ पर मुझे ना अचीवमेंट मिलेगी। तो इसलिए ये सब कुछ करना पड़ेगा। सेल्फ टॉक, अपने आप से बात करके अपने आप को पंप अप करना पड़ता है। अपने आप को भी जो है ना बिल्कुल पिकअप करना पड़ेगा। बख्त, थैंक यू सो मच, आप आज आए, आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। और इंशाल्लाह इस पॉडकास्ट के बाद हम फ़ोटोज़ भी शो करेंगे जो आपने टाइटल्स जीते हैं, जो आपकी बेल्ट्स हैं, जो आपकी मेडल्स हैं, ताकि लोग भी देखें कि आपने कितने सारे टाइटल्स जीते हैं। आपका बहुत शुक्रिया एंड गुड लक फॉर द फाइट इन थाईलैंड। इंशाल्लाह आई एम श्योर उसमें भी आप सक्सेसफुल जीत कर ही आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका वक्त। मैं भी सर आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, और आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन लोगों ने मुझे इसके लायक समझा और यहाँ लेकर आया। मुझे इसको इंटरव्यूज़ देना पड़ा था कि मुझे अगले फ़ाइट के लिए जो है ना और प्रमोशन करना पड़े। आपकी इस इंटरव्यू से मैं आप सबसे बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाह रहा हूँ। थैंक यू सो मच। आपकी काम कहानी बहुत ही दिलचस्प है। इंशाल्लाह आई एम श्योर पीपल विल लव इट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग काम कहानी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू विद अनदर काम कहानी। थैंक यू।